वेलकम बैक। बात करेंगे इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म एक चीज़ जो बार बार कह रहे हैं कि मैं नहीं छोड़ूंगा, और दूसरा जुमला उनका ये है कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद वो एनआरओ भी दे चुके हैं और एनआरओ उनके हाथ में नहीं है, और वो इसका फ़ैसला भी नहीं कर सकते कि एनआरओ देना है या नहीं। लेकिन क्या वजह है कि अब जो है अवाम उनकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। फुरकान साहब, आप किस तरह देखते हैं? वज़ीर-ए-आज़म बार बार ये बात, लोग तंग पड़ गए कि नहीं छोड़ूंगा, इसको मार दूंगा, उसको जेल में डाल दूंगा। अब लोग चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से रिलीफ मिले, तरक्की हो, आम आदमी की जो ज़िंदगी है उसमें खुशहाली आए। वो चीज़ें होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो दोबारा एनआरओ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है कि जहांगीर तरीन साहब को एनआरओ दे जी। दिया गया है, इस टाइप के जो जुमले आ रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा। और समझने वाले समझते भी हैं कि होता क्या है। ये जो चीनी की हम महंगाई का रेशो देख रहे हैं और बहुत बढ़ गया, और हमें लग रहा है चीनी बहुत महंगी हो गई और हमारी रियासत या हमारे हुक्मरान चीख रहे हैं जी एनआरओ नहीं देंगे, और इन तमाम चीखों पुकार के नतीजे में क्या चीनी सस्ती हो गई? नहीं, चीनी आज भी 110 रुपये किलो बिक रही है। तो फिर होता क्या है? होता ये है कि देखिए, दुनिया में इवन बिल क्लिंटन को भी व्हेन ही रन फॉर इलेक्शन, यानी जब वो इलेक्शंस के लिए जाता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो जब उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बात करता है और कहता है देखो, मैं जब हुकूमत में आऊँगा तो तुम्हारे लिए मरात लाऊंगा, तो नतीजे में तुम आज मुझे कुछ मिलियन डॉलर दो, बदले में कुछ बिलियन डॉलर कमाना। हमारी रियलिटी में भी यही होता है। बल्कि जमहूरियत की जो माँ है अमेरिका, बरतानिया, जिन्होंने जो जमहूरियत के पैदा करने वाले हैं, उनकी रियलिटी में यही होता है कि डेमोक्रेसी में जब आप इलेक्शन के लिए जाते हो तो आपको पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। वो पैसे कौन देता है आपको? सरमाएदार देता है। ठीक है। वो चीनी वाला देता है, आटे वाला देता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टील वाला देता है, फालूदे वाला भी देता है देता सर? फालूदे वाला देता है, नहीं देता? फालूदे वाला तो लेता है लेता है वो। तो बाद में उसके अकाउंटों में जाते हैं। पूछ लेना, पता तो चले। फिर जमहूरियत में होता क्या है? एक सरमाएदार आपको पैसे देता है, सही, नतीजे में आप उसके पैसों की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हो और हुकूमत बनाते हो। सही। हुकूमत में आने के बाद आप कहते हो यार, तुमने मुझे 2013 में भी पैसे दिए, 2018 में भी मेरी पार्टी को पैसे दिए, अब वो पैसों की रिकवरी का टाइम है। सही। तो एक काम करो, 50 रुपए की चीनी 100 रुपए कर दो। ठीक है। 350 रुपए की सीमेंट की बोरी, आप देखिए पूरी दुनिया में सीमेंट की बोरी 450 रुपए की है, आपके मुल्क में 650 रुपए की है। ठीक है। पूरी दुनिया में सरिया 1 लाख रुपए टन है, आपके मुल्क में 1,40,000 रुपए टन है। पूरी दुनिया में, मैं गाड़ी का नाम नहीं लेना चाहता, 660 सीसी की एक हमारे यहाँ गाड़ी है जो 16,85,000 रुपए की विद रजिस्ट्रेशन है। जनाब आली, दुनिया में वो 2 लाख रुपए की कोई नहीं खरीदता, बल्कि काफी दुनिया में तो हाईवेज पे वो चलाना मना है। तो ये चीजें हमारे यहाँ महंगी क्यों होती हैं? इसलिए महंगी होती हैं कि चीनी माफिया पैसे देती है। ठीक है। नतीजे में जब मैं हुक्मरान बनता हूं तो मैं उनको रिलीफ देता हूं। ठीक है। अब जब मैं रिलीफ देता हूं तो चीनी महंगी हो जाती है, गाड़ी महंगी हो जाती है, सरिया महंगा हो जाता है। अब मेरे अवाम भी होते हैं जो कहते हैं भाई तुमने तो वादा किया था सस्ती चीजें दोगे, तो फिर मैं कहता हूं मैं माफ नहीं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं चीनी वालों को पकड़ लूंगा चाहे मेरी जान चली जाए, मगर मैं 2 साल से ये बोलता रहूंगा लेकिन चीनी सस्ती नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सवाल पैदा होता है। आपने जो मिसाल दी बिल्कुल ऐसे ही, यूरोप में इलेक्शंस होते हैं, अमेरिका में होते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट होती है ना जरा इलेक्शन कैंपेन्स पे, उनकी जो में तो होती है, हर जगह होती है, हर जगह होती है, बादशाहत में भी इवन होती है। लेकिन मसला ये है कि जब आप वो कैसे अपना सरमाया रिकवर करते हैं यूरोप वाले? देखिए, वो कैसे रिकवर करते हैं, मैं कंपनियों का नाम लिए बगैर कहता हूँ। गूगल पे एक स्टोरी मौजूद है कि कैसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी 4 से 5 मिलियन डॉलर देती है बिल क्लिंटन को, और उसके बाद कई और देते हैं। नतीजे में हुकूमत बनाते हैं, और एक उनका ब्रांड होता है, एक उनकी दवाई होती है जो कि अब बड़ी कॉमन दवाई हो गई है, ज़ेंटेक। वो कहते हैं जी 3 साल के लिए इसका पेटेंट एक्सटेंड कर दो। इसका मतलब है मेरे अलावा, मेरे इदारे के अलावा कोई ज़ेंटेक को 3 साल तक नहीं बनाएगा। फिर आप उस जीएसके की बैलेंस शीट देखते हो तो आपको पता लगता है कि वो कंपनी 4-4.5 बिलियन डॉलर प्रॉफिट करती है। ठीक हो गया। ये रिकवरी का तरीका होता है। हमारी रियलिटी में क्या होता है, जैसे आपने कहा हम क्यों नहीं कर सकते ये? मैं इसी पॉइंट पे जी, हमारे यहाँ भी यही होता है। जैसे क्या होता है, मिसाल है मैं सीमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ या मैं स्टील मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कहता हूं कि जी स्टील दुनिया में 90,000 रुपए टन है, लेकिन मुझे 1,40,000 रुपए टन बेचना है, तो मैं क्या करता हूं, इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग लगवा देता हूं। ठीक है। कैसे लगवाता हूं? मैं पैसे देता हूं। जब मैं आपको पैसे दूंगा और आप हुकूमत में पहुंचोगे तो मैं आके आपको याद दिलाऊंगा कि भाई मैंने 2 अरब रुपए दिए थे, अब रिकवरी का टाइम है, मेरी एसोसिएशन से इकट्ठे करके दिए थे, तो बताएं रिकवरी कैसे होगी? सर एक काम करें, इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दें। तो लोगों की जो बेसिक जरूरत है गाड़ी, या लोगों की बेसिक जरूरत है चीनी, या लोगों की बेसिक जरूरत है सरिया, घर बनाने के लिए सरिया चाहिए, आप दुनिया से क्यों नहीं इंपोर्ट कर लेते लाख रुपए टन? अगर आप इतने मुखलिस हो तो आप इंपोर्ट खोल दो सरिये की, आप इतने मुखलिस हो तो सीमेंट की इंपोर्ट खोल दो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गिर जाएगी। लेकिन आप चाहते नहीं हो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट खोलना, क्यों? क्योंकि ये तमाम माफियाज आपको फंड करती हैं। अच्छा, जमहूरियत में सिस्टम चलता ही ऐसे है, चाहे हमारी जमहूरियत हो, आप आगे पीछे इस्लाम लगा दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जमहूरियत चाहे हमारी हो
चाहे बरतानिया की हो, चाहे तो अमेरिका की हो। आप ये कह रहे हैं ये सिस्टम बस ऐसे ही चलता ये रहेगा? सिस्टम उस वक्त तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक इस सिस्टम को उठा के फेंका ना जाए। अच्छा। जब तक आप जमहूरियत के इस निजाम से जान नहीं छुड़ा लेते, क्योंकि जमहूरियत आपके नजरिए के मुताबिक है ही नहीं। ठीक है। जमहूरियत आप देखें, एक छोटी सी मैं आपको और बात करूं, अभी आपके यहाँ बाई इलेक्शन, अभी आपके यहाँ इलेक्शन जी, 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 हुए, आप देखिए क्या टर्नआउट था उसमें, 15%। ठीक। इसका मतलब 85% लोग तो वोट देने निकले ही नहीं। सही। अल्टीमेटली कहते हैं 85% लोगों ने इस निजाम पे डिस्ट्रस्ट कर दिया। ठीक है। उन्होंने कहा यार मैं ए को वोट दूं, बी को वोट दूं, सी को वोट दूं कि डी को वोट दूं। सही। ये लोग हमारे मसले हल नहीं कर इसमें सकते। ये देखें 21% टर्न आउट था इस उसका, तो अगर हम राउंड में कर लें 80% लोग जब नहीं निकल रहे तो 80% किसी और निजाम के लिए भी तो नहीं निकल रहे, खामोश बैठे हुए। जी जी, मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा उन्होंने एक खाने का एडिशन कराया था, इन पार्टियों में से कोई भी नहीं, 10-15 पार्टियां लिखी थी, उसके बाद एडिशन करा दिया था, इन पार्टियों में कोई भी नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए खत्म करा दिया गया। बात यह कि आप ये निशान डाल के देख लें कि क्या आप जमहूरियत पे एतमाद करते हैं, तो वो जो बकिया 180 लोग रह गए ना जो नहीं निकलते, और वो निकल के उस पर टिक लगा देंगे, क्योंकि वो कहते हैं यार जमहूरियत तो 80 साल हो गए हमें डिलीवर नहीं कर पा रही। नहीं डिलीवर कर रही। ठीक है अरसलान, क्या वजह है, क्या हमारे हुक्मरान जो हैं उनकी विल नहीं है, वो काम करना नहीं चाह रहे? हमारे पास टेबल के ऊपर ऑप्शंस मौजूद हैं, हम 10 काम कर सकते हैं, हुक्मरान करना नहीं चाह रहे, वो चाह नहीं रहे कि ये अवाम जो है वो तरक्की करें, ये पाकिस्तान आगे बढ़े। देखिए यार, इस पर एक आम बंदे का सवाल ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने जब बारिशें हुई थी, सही, तो एक बड़ा ऐलान किया था कि एक पैकेज आएगा, 1100 अरब रुपए का पैकेज आया। वो पैकेज कहाँ गया है, वो किधर है, कहाँ नजर क्यों नहीं आ रहा? 1100 अरब आए थे। आप जाएं, जरा जाएं, आप हैदराबाद की गलियों में जाएं, आप डिफेंस की गलियों में जाएं, आप लालू खेत पे जाएं, नाज़िमाबाद में जाएं, आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऐलान जो है ना, वो कभी आप रिकॉर्डिंग भी आपने सुनी होगी, वो एक तो आ नहीं रहा, वो उस पर अमल दरामद हो नहीं रहा। आ रहे ना, वो कह रहे हैं अवाम ये कह रहे हैं कराची के अवाम ये कह रहे हैं 1100 अरब आए थे, सऊदीया से आए और चले गए वापस। सर यहाँ पर तो चल ये रहा है, यहाँ पर सियासत चमकाई जाएगी, अभी उस पैकेज पर अभी सियासत चमकाई जाएगी। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है कि मैंने काम कर लिया। सिंध गवर्नमेंट को लगता है कि वो काम कर लेगी तो कहीं फेडरल को उसका क्रेडिट ना चले जाए। फेडरल को लगता है कि यार अगर हमने जो है वो काम कर दिया, मॉनिटरिंग कमेटी बनाए, आप बिजनेस कम्युनिटी को उसका हिस्सा बनाए, कराची चैम्बर से लोगों को लें, आप फेडरेशन हाउस से आप लोगों को बताएं, एक कमेटी बनाए उस पर, जो कि साज कासिम तेली साहब ने कहा था कि वज़ीर आज़म साहब ये फंड जो है ना आप सिंध गवर्नमेंट को नहीं दीजिएगा। सही। और अगर दें तो फिर आप इस पर जो है मॉनिटर करेंगे, हम लोग उसको देखेंगे कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है ये फंड। ठीक है, तो उसकी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म साहब ने 162 का पहले ऐलान किया था, फिर 1100 अरब रुपये का ऐलान किया, अब सखर में उन्होंने 446 अरब रुपये का ऐलान किया, तो 1 अरब भी नहीं लगा ना, मसला ये है अरसलान भाई। और दूसरी सर देखिए बात अरब, अच्छा वो सब नज़र आ जाएगा, वो पता चलेगा। हुक्मरानों की मैं एक और लॉजिक बता दूं, वो कहते हैं यार पिछली बारिशों में ऐलान किया था, अभी फिर बारिश होंगी, सब तबाह हो जाएगा, तो चलो एक और बारिश होने दो, 10-15 लोग मरने दो, ये काम ही ना करो। काम समन क्या वजह है कि हम हमारे एटीट्यूड का मसला है, हम गैर संजीदा कौम है। क्या वजह है कि कोई भी डिपार्टमेंट, सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहे, हुकूमत से नीचे भी निचली सतह पे भी अगर हम देखें तो वैसी करप्शन है, लोग अपनी जॉब के साथ सिंसियर नहीं है, जो जिम्मेदारी उनको दी जाती है उसको पूरा नहीं करते, लेकिन हम उंगलियां जो है वो वज़ीर आज़म पे उठा रहे होते हैं, हम हुकूमतों पे उठा रहे होते हैं, सिस्टम पे उठा रहे होते हैं, अपने हिस्से की शम्मा नहीं जलाते। इसकी क्या वजह है, हम अपने हिस्से का काम कब करेंगे? सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मुल्क में सिस्टम ही नहीं है। करप्शन एक ऐसा सुराख है जो पूरी कश्ती को डुबो देगा, और अगर ये करप्शन नहीं ख़त्म होगी, ऊपर से नहीं ख़त्म होगी, आपके जो सुपीरियर हैं वही, जब मैनेजमेंट से ही ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, नीचे वाले कभी भी काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट उसका गलत इम्पैक्ट पड़ता है पूरी कौम को, और जो कितनी ऐसी परसेंटेज है जो काम सही तरीके से करना चाह रही है। सही। आप बैठे हैं, आप बैठे हैं, हम बैठे हैं, और कितने लोग होंगे, लेकिन जब मेजॉरिटी ही हमारे अगेंस्ट है तो हम नहीं कर पाएंगे। इस सिस्टम को चेंज करना। लेकिन क्या हार मान लेनी चाहिए, हमें खड़ा गिव अप तो कभी नहीं करना चाहिए, ये तो गिव अप तो एक वैसे भी सुन्नत के भी अगेंस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा एक चीज़ मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप फिर ऐड कीजिएगा। क्या इशू है अगर हम हुकूमतों की बात करते हैं, ठीक है आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, दसियों आपकी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, कोई FPCCI हो, कोई चैम्बर है, कोई ये है, कोई वो, तो ये भी तो कुछ नहीं कर पा रहे ना। क्यों नहीं, जो कराची 90% सिंध को दे रहा है, जो कराची 60% वफाक को दे रहा है, और आप लोग ही दे रहे हैं ना कमा के, तो आप अपनी यानी इतना कमा सकते हैं तो आप इसको मैनेज नहीं कर सकते सियालकोट की तरह, आप इसको बिल्कुल सेपरेट करके नहीं कर सकते, आप स्टैंड लें, सब लोग मुत्तफिक हो जाएं और कराची डेवलप नहीं हो सकता क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं बताऊं, लोगों में कोई बुराई नहीं है,
सही। अगर आप मेरी साइड से देखें ना, बुराई निजाम में है, बुराई जमहूरियत में। देखिए चाइना में भी नहीं, कोरोना यही आया। लोग निज़ाम के लिए नहीं लड़ सकते क्या इकट्ठे देखिए, होके? निजाम के लिए जाहिर सी बात है, लोग तो निकले थे। आप देखें पहले भी लोग निकले, निजाम मुस्तफ़ा के नाम पे निकले तो भुट्टो साहब को फांसी दिलवा के अंदर चले गए। तो मॉब तो निकलता है बेचारा इस चक्कर में कि निजाम ठीक हो जाए, लेकिन ऊपर बैठे लीडरान और कायदीन उन्हें दूसरी डायरेक्शंस में ले जाते हैं। तो अब लोग भी बेजार आ गए। लोग निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए निकले, लोग कश्मीर के लिए निकले, लोग अफगानिस्तान के लिए निकले। अल्टीमेटली लोगों को आइडिया हो गया कि हमारे हुक्मरान और हमारी सियासी पार्टियां हमसे सिंसियर नहीं है। मैं ये सिर्फ एक चीज़ आपको ऐड करूं, दुनिया में ठीक, कोरोना आया चाइना में, मास्क के रेट वहां पे बढ़ गए, सही। मास्क महंगा हो गया। किसी ने ये नहीं कहा देखो चाइनीज कौम कितनी घटिया कौम है, मास्क महंगा बेचती है। फौरन रियासत ने इंटरवीन किया, मास्क का प्रोडक्शन यूनिट लगाया और मास्क के रेट नीचे कर दिए। हमारे यहाँ लोगों को ही उंगली उठाना शुरू कर देते, देखो जी हमारे लोग बड़े बुरे हैं। अगर ये लोग बुरे होते तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, अगर ये लोग बुरे होते, चोर होते, जो हमारे यहाँ कहा जाता है जी पाकिस्तान में लोग चोर हैं, अगर ये लोग बुरे होते, चोर होते, तो दुनिया में 5वें नंबर पे ज़कातें देते, दुनिया में 6-7वें नंबर पे खैरात देते। ये टैक्स नहीं देते। ये टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि इनका निजाम टैक्स के मुताबिक है नहीं, इनका नजरिया टैक्स का नहीं है। ठीक है, वेस्ट टैक्स देता है, हम टैक्स नहीं इनको यकीन भी नहीं है कि जिसको टैक्स दे रहे हैं वो टैक्स हम पे लगाएगा। एक यकीन भी नहीं है और दूसरा उन्हें देखिए पैसे दोनों जगह खर्च होते हैं, ज़कात में भी टैक्स में भी। अच्छा देखिए अब सिस्टम बना हुआ है, टैक्स तो देना चाहिए। आई डोंट एग्री विद दिस के हम टैक्स ना दें गवर्नमेंट को। नहीं, टैक्स तो देना चाहिए, लेकिन टैक्स का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि वो टैक्स फिर आपके ऊपर खर्च भी हो सके। देखिए हमारे ही लोग हैं जो ये जितने सिग्नल्स हैं तोड़ते हैं, बाहर कोई नहीं तोड़ता। हमारे ही लोग हैं जो इन्हीं सड़कों में कचरा फेंकते हैं, ऐसा क्यों है? बाहर कोई नहीं करता, यही लोग हैं हमारे ही। यहाँ से दुबई जाते हैं, यही जब कराची एयरपोर्ट पे आते हैं, ठीक, क्योंकि वहाँ पे वो फाइन देते हैं, वहाँ पे पनिशमेंट। वक्त जो खत्म हो रहा है, रियासत है। देखिए होता क्या है, दुनिया में ऊपर बैठी है रियासत। अब दुबई आप पहुंचते हो, आपको पता है सिग्नल तोड़ूंगा, एक रियासत है जो 100 दिरहम मांग लेगी। बिल्कुल ऐसा ही। इसका मतलब रियासत की जिम्मेदारी होती है सिस्टम में लाना। यहाँ पे हम देते नहीं है ना, यहाँ पे हम टैक्स नहीं देते, तो हम यहाँ टैक्स नहीं देते तो हम ये सिग्नल तोड़ने में फाइन कहाँ से देंगे? फाइन कहाँ से? कानून पे अमल दरामद कराना पड़ेगा। ऐसे ही कोई भी कौम खुद ब खुद ठीक है, सख्ती लानी पड़ेगी कानून पे और तभी ये मुमकिन होगा। क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है और अगर हम फ़लस्तीन का तज़किरा नहीं करें तो ये ज़्यादती होगी। सर, फ़लस्तीनियों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं और आज से नहीं, हमेशा से ढाए जाते हैं। 100 साल तकरीबन हो गए इस कब्ज़े को भी। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि वक्त बिल्कुल सर शॉर्ट है तो मैं आपको शॉर्ट फ़लस्तीन की हिस्ट्री बता दूं। देखिए ये उमरी एक मुआहिदा हुआ था हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में, और ये इलाका ईसाइयों से हमें मिला था क्योंकि हमने चारों तरफ से इसे घेर लिया था। उसमें बाकायदा एक उमरी मुआहिदा हुआ था जिसमें ये तय हुआ था ईसाइयों के साथ कि ये इलाका अब यहूदियों को नहीं दिया जाएगा। फिर हमें लगता है एक लंबा टेन्योर हमारे पास रहता है, बीच में एक 100 साल का अरसा है जो दोबारा उनके कब्जे में जाता है, जिसे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वापस लेते हैं। और हमें नज़र आता है 1924 तक ये इलाका हमारे पास ही था जब तक खिलाफत उस्मानिया का खात्मा नहीं होता। मैं आपको छोटी सी हिस्टोरिकल चीज़ बताऊं, खिलाफत उस्मानिया के आखिरी अब्दुल हमीद खलीफा सोयम थे, उनके पास यहूदी आए और उन्होंने आके कहा कि ये इलाका हमें वापस दे दें, बदले में हम आपके कर्जे उतार देते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुसलमान सरजमीन बिना लड़े किसी काफिर के हवाले करने का मतलब है अल्लाह वही इलाका मुझे दोज़ख में देगा। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। उसके बाद हमें नजर आता है 1924 के बाद 1948 में दोबारा इजराइल की रियासत अमेरिका की सपोर्ट से बना दी जाती है और उसके बाद से आज तक हमें उस इलाके का बड़ा महदूद सा हिस्सा दे दिया जाता है। आज भी जो दो रियासती सलूशन ये पेश करते हैं हमारे यहाँ इदारे कि जी एक फ़लस्तीन हो जाए, एक इजराइल हो जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसूली तौर पे तो पूरा इजराइल, बल्कि इजराइल एक रियासत नहीं है, एक नाजायज इलाका है जो कब्जा किया गया, लेकिन हमें उससे जान छुड़ानी। ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे? क्यों जो हमारी मुस्लिम उम्मा है वो क्यों खड़ी नहीं हो रही? मुस्लिम उम्मा की जो अफवाज है ना, जब तक वो अफवाज मोबिलाइज होकर इजराइल के खिलाफ कोई फाइनल एक्शन नहीं लेती तब तक वहां से नहीं निकल सकते। आपको नजर आता है बैतुल मक़दस पे भी जो कब्जा हुआ, हमें नजर आता है औरतें बच्चे सब निकल आए पूरे फलस्तीन से बैतुल मक़दस पहुंच गए। नहीं पहुंची तो बराबर में तुर्की की फौजें नहीं पहुंची तो सीरिया जा सकती है लड़ने, सऊदी अरब की फौजें यमन जा सकती हैं। ये सारी फौजें बकिया सारे काम कर लेती हैं, इजराइल नहीं, फलस्तीन नहीं जाती। खत्म हो रहा है, क्या पैगाम देंगे फ़लस्तीन के लिए? देखिए मुसलमानों के लिए तो बैतुल मुक़द्दस हमेशा से ही बहुत ही एक मुक़द्दस जगह रही है। ठीक, तो सिर्फ इस पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने भी तमाम मुस्लिम रियासतें हैं इस पर बैठकर इस पर जो है, बल्कि बात अब नहीं होनी चाहिए, बात से बात नहीं होनी चाहिए, अब लड़ना है, लड़ना चाहिए। इज़हार अफसोस है इस चीज़ पे और मजम्मत करती हूँ इस चीज़ पे जो आज हुआ है।
और ये कि इंसानियत के नाते ही इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। कितना खून और बहेगा, आई डोंट नो। ये जुल्म है यार, ये ये जुल्म जुल्म बहुत है। शुक्रिया समना, आपका बहुत शुक्रिया जनाब अरसलान, आपका बहुत शुक्रिया जनाब फुरकान हुसैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं, फ़लस्तीन के लिए पूरी इंसानियत को खड़ा होना पड़ेगा। ये इंसानियत का मसला है, किसी एक कौम का, कोई मुसलमान या गैर मुस्लिम का नहीं। ये चूँकि हमारी जज्बाती वाबस्तगी बिल्कुल है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, लेकिन आलमी दुनिया को, आलमी क़ुव्वतों को भी मज़लूम फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। और पाकिस्तानी हमेशा अब फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अप्रोच करना होगी पाकिस्तान को भी, टर्की को भी और सऊदीया को भी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।